स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE 3 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कि एग्ज़ाम अभी 28 मार्च को है। तो उसमें जैसे DECE 3 में जो बच्चों के व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं, व्यवहार संबंधी जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत सारी व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं जिस पे कि पूछ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर आप एक शाला पूर्व केंद्र में हैं तो कैसे निपटेंगे और अभिभावक को क्या सलाह देंगे, किसी भी तरह से इस पे सवाल पूछ सकते हैं। व्यवहार संबंधी प्रमुख एक समस्या है विनिवर्तित व्यवहार। तो विनिवर्तित व्यवहार जो है इसमें बच्चे से हम कैसे निपटेंगे, यानी कि बच्चे को अगर ये समस्या है तो हम क्या करेंगे। चाहे ऐसे पूछ सकते हैं कि आप केंद्र एक जो शाला पूर्व केंद्र में चला रहे हो तो आप कैसे करोगे, और अगर आप अभिभावक हैं तो कैसे करोगे, अभिभावकों को आप क्या सलाह दोगे, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो जो विनिवर्तित व्यवहार है इसमें बच्चे चुपचाप रहते हैं और वे खोए खोए रहते हैं, ना तो किसी से ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं, ना ही वे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को जो इनका व्यवहार होता है, इनका जो विनिवर्तित व्यवहार होता है, इस व्यवहार को कम करने के लिए उनके माता पिता को हम उनसे इस बारे में क्या बात करेंगे, माता पिता से कि पता करने की कोशिश करेंगे यह व्यवहार उसका ऐसे क्यों है, और या फिर ये यही है या फिर घर पे भी इसी तरह का व्यवहार करता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि वह ऐसा व्यवहार क्यों करता है, और माता पिता को भी इस व्यवहार से निपटने के लिए सलाह देंगे। जो बच्चा है जिसको ये विनिवर्तित व्यवहार की समस्या है, उस बच्चे को हम अन्य लोगों के साथ बैठने, खेलने, मिलने जुलने व बातें करने तथा दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कि ताकि जो बच्चा है उसका स्वभाव थोड़ा सा क्या खुल जाए, लोगों के साथ, थोड़ा बच्चों के साथ खुल जाए और वो घुल मिल कर रहने लग जाए। हम बच्चों के जब ग्रुप में बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चे को ग्रुप में खिलाने की कोशिश करेंगे, बच्चे को टीम में खिलाएंगे ताकि बच्चा क्या जिस टीम में जाएगा उन बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करे, घुल मिलने की कोशिश करे। तो ये विनिवर्तित व्यवहार के बच्चे के लिए हम ये प्रयास कर सकते हैं। एक व्यवहार संबंधी समस्या है कि कई बच्चों को चोरी करने की आदत होती है। तो वह बच्चा जिसे चोरी करने की आदत हो तो उससे कैसे निपटेंगे। छोटे बच्चों की चोरी जो करते हैं वो बड़े बच्चों की चोरी से थोड़ी अलग होती है। छोटे बच्चों की चोरी में बड़े होने के बाद की जाने वाली चोरी से थोड़ी भिन्नता होती है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं तो अपनी जैसे पसंदीदा मिठाई चुराएंगे, खिलौना लेंगे, बिना किसी अनुमति के ले लेते, तो ये ही उनके लिए चोरी होती है। लेकिन यही आदत जो होती है धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, तो बड़ी चोरियां करने लग जाते हैं, क्योंकि इस समय बच्चों को अपनी व अन्य की चीज़ों के बारे में अंतर करना नहीं आता है, तो वो ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है तो ये चोरी हो जाती है। आगे जाकर यह आदत गंभीर रूप ले सकती है। तो इसलिए अगर केंद्र में ऐसा बच्चा देखे तो क्या करेंगे, हम उसका अवलोकन करेंगे, ताकि बच्चा जो चोरी कर रहा है किस वजह से कर रहा है हमें वो पता चलेगा। कि जैसे क्या पता, जैसे बच्चा किसी के टिफिन से खाना चुरा रहा है, हम पता करने की कोशिश करेंगे वो खाना क्यों चुरा रहा है। या तो उसे भूख लग गया है, उसके घर पे खाना नहीं बनता, अच्छा खाना नहीं बनता है, या उसे आदत है चोरी करने की। तो ये चीज़ हम पता करने की कोशिश करेंगे। चोरी पकड़े जाने पर सबके सामने उसे शर्मिंदा ना करें, बल्कि एकांत में ले जाकर समझाएं। बच्चे की चीज की पहचान कर लें, और जब वह केंद्र में आए तब और जाते समय देखें कि उसने अपनी ही चीज बैग में डाली है, किसी दूसरे की तो नहीं डाली। तो हमें ये देखना है। तो उसे अगर किया है तो हम उससे क्या बोल देंगे कि इसकी चीज है, ये चुपचाप इसे वापस दे दो। तो इस तरह से हम दे देंगे और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। यदि बच्ची किसी का खाना चुराती है तो उसके परिवार से बात करेंगे कि हो सकता है कहीं उसे पूरा भोजन नहीं मिल रहा, इसलिए वह यहाँ पर ऐसा कर रही है। बच्ची के परिवार के बारे में पता करें, उनसे बात करें इस चीज़ के बारे में। शायद बच्ची खुद को असुरक्षित मानकर चोरी करती हो, तो उससे क्या हम प्यार, स्नेह, सकारात्मक अनुभव प्रदान करेंगे तो हो सकता है बच्ची चोरी की आदत छोड़ दे, या फिर हम उसकी चोरी की आदत कम करवा सकते हैं। तो ये चोरी करने वाले बच्चे के लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। शाला पूर्व अध्यापक के रूप में अगर हम केंद्र में बच्चे को क्रोधावेश में देखेंगे, बच्चे को, यानी कि किसी बच्चे को बात पे क्रोध करने की आदत होती है, तो उससे कैसे निपटेंगे। जब बच्चा क्रोधावेश में जमीन पर लौटकर चिल्लाने या रोने लगे तो उसे नज़रअंदाज कर दें। उसके चिल्लाने पर क्या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। यानी कि अब ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि वो चिल्लाता हुआ, रोता हुआ, कुछ भी नुकसान कर रहा है, ध्यान ही नहीं। उसकी तरफ इस तरह से रखे कि आप ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन उसे लगना नहीं चाहिए कि आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो। उसे लगना चाहिए कि मैं रो रहा हूँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या फ़ायदा रोने का। इस तरह से उसे नज़रअंदाज कर दे।
बच्चा जब स्वयं से ये सब करके थक जाए तो उसे अपनी बारी की प्रतीक्षा करने दें, इसके बाद उसकी तारीफ करें। जैसे आप तो बहुत अच्छे बच्चे बन गए, यानी कि जब अपने आप जैसे रो रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर उसके बाद क्या बच्चा अगर चुप हो जाए तो उसकी तारीफ करें। अगर बच्चा क्रोध करने के बाद नाराजगी दर्शाए तो उसे एकांत में ले जाकर समझाएं कि उसे सभी नियम मानने ही होंगे, अन्य जैसे कि अन्य बच्चे करते हैं। ये सब उसे दृढ़ता पूर्वक कहेंगे और प्यार से बच्चे को समझाएंगे, यानी कि हम प्यार से बच्चे को समझाएंगे एकांत में ले जाकर, और उसे ये कह देंगे कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो सही नहीं होगा, यानी प्यार समझाएंगे प्यार से लेकिन दृढ़ता पूर्वक। जब बच्चा ऐसा करने लगे तो उसका अवलोकन करेंगे कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है, ये कारण, ताकि हमें पता चल सके कि ऐसा बच्चे का करने का कारण क्या है। बच्चे की आवश्यकताओं व विकास के स्तरों के आधार पर उसके व्यवहार को सुधारने के लिए हम लक्ष्य बनाएं। इसके लिए एक ऐसी योजना बनाएं कि गलत व्यवहार पर उसे समझाएंगे और उचित व्यवहार पर उसे पुरस्कृत करेंगे। बच्चे का क्रोधावेश कम होने पर उसकी प्रशंसा करें, उसे सामान्य बच्चों के समान ही समझे ताकि बच्चे का क्रोधावेश थोड़ा सा कम हो सके। 1 वर्ष दृष्टि दोष वाले बच्चे की माँ को क्या सलाह देंगे कि उसकी दृष्टि का क्या विकास हो। माँ बच्ची से बातचीत करती रहे, बच्ची को अपने निकट लेकर आए और अब उसके हाथ से क्या अपने चेहरे को छूने दे। उससे क्या बच्ची अन्वेषण करती है और उसे बच्ची को ये महसूस होता है कि ये माँ का चेहरा है और ये किस तरह का है। इससे बच्ची माँ की आवाज़, गंध, स्पर्श आदि के बारे में जान पाएगी और अपनी माँ के साथ एक स्नेहमयी संबंध बना पाएगी, जो उसके सामाजिक संबंधों के विकास को बढ़ावा देगा। बच्ची जब घुटनों पर चलने लगे तो उसे विभिन्न वस्तुएं दें, उसके हाथ में लेकर महसूस करने दें, और उन्हें जब चीज़ उसके हाथ में दें और महसूस करें तो उस टाइम उसका नाम भी बोलें। ऐसा करने पर बच्ची को उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा और उसे अपने आसपास के परिवेश के अन्वेषण का मौका भी मिलेगा। बच्ची को चलना फिरना सिखाने के लिए उसके हाथों पैरों को हिलाएं ताकि बच्ची को महसूस हो सके कि विभिन्न अंगों की क्रियाएं किस तरह से होती हैं, किस तरह से क्रिया करनी है। बच्ची शायद घुटनों के बल या पैरों पर चलने के लिए स्वयं समय ले ले थोड़ा बहुत, लेकिन जो उसकी दृष्टि है, दृष्टि दोष की कमी को पूरा करने के लिए उसे क्या करें, आवाज़ दें, अपने आवाज़ की तरफ आकर्षित करें। बच्ची को चलने के लिए प्रेरित करने के लिए बच्ची को क्या थोड़ी सी दूर जाके खड़े हो जाएं उस साइड, फिर आवाज़ लगाएं तो बच्ची क्या उस आवाज़ की तरफ घुटनों पे या फिर खड़ी होकर चलती हुई आएगी। या फिर किसी खिलौना जो होता उसको बजाएं और बच्ची को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बच्ची को उसे चलना फिरना सीखने के लिए मौका मिलेगा। बच्ची इस उम्र तक कुछ शब्द बोलने लायक हो जाती है, परंतु जैसे दृष्टि दोष है उसे, तो इस कारण उसे थोड़ा सा क्या ये समझ नहीं आता कि दूसरे क्या बोल रहे हैं या क्या सुनते हैं। पर जैसे देख नहीं पाती तो क्या वो सुन तो रही है, लेकिन उसे पता नहीं चलता ना कि किस तरह से लिपसिंग वगैरह होती है। तो बच्ची को क्या हम कुछ शब्द बोलें तो बार बार दोहराएं, बार बार बोलें। और बच्ची जब बालालाप करे तो भी बच्ची को बालालाप करने दें, और बालालाप करते टाइम बच्ची के साथ हम अंतःक्रिया करेंगे तो जो बच्ची का भाषाई विकास है वो सही होता रहेगा। बोले तब बच्ची का हाथ अपने मुंह पर लगाएं, जिससे बच्ची को यह महसूस होगा कि जैसे शब्द जो हम बोल रहे हैं, जैसे माँ बोल रहे हैं तो किस तरह से हमारा होठ खुल रहा है, पापा बोल रहे हैं तो किस तरह से एक्टिविटी हो रही है होठों की। तो इससे बच्ची को जो शब्द बोलते समय होठ कैसे हिलते ये पता चलेगा, इससे बच्ची का भाषाई विकास होगा। जैसे सामान्य बच्चों को हम इस समय खाना खाने के लिए प्रेरित करते हैं, वैसे ही हमें जो दृष्टि दोष से पीड़ित बच्ची है उसको भी माँ क्या करेगी, स्वयं खाना खाने के लिए प्रेरित करेगी। पहले उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह तक ले जाएंगी, बार बार करने का प्रयास करेंगी, फिर उसके बाद उसे खुद से खाने के लिए, इससे क्या एक ट्रेनिंग से मिल जाएगी खुद से खाने के लिए, और आगे जाकर वो उसके विकास को बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये बच्ची के एक नेत्र दोष वाली बच्ची के माता पिता को हम सलाह दे सकते हैं उसके विकास के लिए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बच्ची को नियमित रूप से नेत्र चिकित्सक के पास लेके जाना चाहिए, ताकि अगर उसकी दृष्टि दोष ठीक होने लगे ना, अगर ठीक हो सकती है तो इसका इलाज क्या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संभव हो सकता है। नेक्स्ट, केंद्र में प्रमस्तिष्क घात वाला कोई बच्चा है तो उससे कैसे निपटेंगे, या फिर अगर प्रमस्तिष्क घात वाला बच्चा है तो केंद्र में जो शालापुर अध्यापक है वो किस प्रकार के प्रयत्न कर सकता है उस बच्चे के लिए। केंद्र में क्रिया योजना बनाते समय इन बच्चों की बौद्धिक व शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है प्रमस्तिष्क घात वाले किसी एक बच्चे की मानसिक क्षमता जो होती है सामान्य
और जो शारीरिक क्षमता कमजोर हो या फिर जो शरीर क्रियात्मक क्रियाएं सही हो या फिर मानसिक मंदता का स्तर उच्च हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें उन बच्चों के हिसाब से क्रिया योजना बनानी पड़ती है। इन बच्चों के लिए क्रियाओं के लक्ष्य जो होते हैं भिन्न रखें, क्योंकि हम सामान्य बच्चों से जो अपेक्षाएं रखते हैं वो बच्चे इन अपेक्षाओं से क्या पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे अब इनका ऐसे बोलते हैं ना कि इनके जो विकास के मानदंड होते हैं वो धीरे शुरू होते हैं। अभी बच्चा जब बोलना ही धीरे शुरू करेगा तो हम एक सामान्य बच्चे के लिए जो ऐसी क्रिया बना रहे हैं उनके भाषाई विकास के लिए, तो इन बच्चों के लिए तो हम बिल्कुल वो क्रिया तो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे तो उस उम्र तक बोलना सीख ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है, क्योंकि इन बच्चों से हमें जो अपेक्षाएं रखनी है वो थोड़ी भिन्न होती हैं, ताकि वे अपने स्तर पर अपना कार्य पूरा कर सके और बच्चों को अच्छा लगे। माता पिता को इनके प्रारंभिक उत्प्रेरण देने के लिए सलाह देंगे। बच्चों को अन्य सभी बच्चों के साथ क्रियाओं में शामिल करेंगे ताकि बच्चों को क्या है सीखने का मौका मिले, उन्हें बराबरी लगे, दूसरों से अलग थलग ना लगे। यदि ज़्यादा समस्या है बच्चे को तो भी बच्चों को मैदान में लेकर जाएंगे, सभी बच्चों के साथ लेकर जाएंगे ताकि बच्चा इनको देखकर प्रसन्नता महसूस कर सके। अपनी पाठ्यचर्या इन बच्चों के लिए सरल बनाएं, जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करें। अगर बच्चे को कार्य करने के लिए हमें कुछ प्रेरित करना है तो उसके सामने सब उस बच्चे को है ना हम सबके सामने प्रेरित करेंगे, उसका उत्साह बढ़ाएंगे, उसे कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे। ऐसे बच्चों पर शिक्षक थोड़ा अधिक ध्यान दे। अगर बच्चे की समस्या थोड़ी कम है तो वह केंद्र आ सकता है, तो उसे प्रोत्साहित कीजिए कि चलो बच्चा आप ये करो वो करो, आप आना, आप ये सीखोगे। अगर ज़्यादा समस्या है तो विशेष बच्चों के स्कूल में ऐसे बच्चों को भेज देना चाहिए। इन सबसे बच्चों को केंद्र में सकारात्मक माहौल मिल सकता है। नेक्स्ट एक समस्या स्वर्ण दोष की समस्या। ये जिन बच्चों में पाई जाती है तो उसमें कक्षा में बैठने के लिए जो शिक्षक होती है जो होता है वो कैसे संरचना, जो बैठने की संरचना होती है किस तरह से बदलाव करे कि जो स्वर्ण दोष वाला बच्चा है उसको फायदा मिल सके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। बच्चे को कक्षा में आगे की बेंच पर बैठाएं ताकि जो भी हम बोलेंगे तो वो थोड़ा सा क्या, अगर उसे ऊंचा सुन रहा हो तो आराम से सुनेगा। बच्चे के थोड़ा पास जाकर बोलें, इससे बच्चे को कुर्सी के जैसे बच्चे कुर्सी होती है थोड़ा सा आगे की तरफ रखे, जिससे कि बच्चा हमारे हाव भाव, जैसे अगर सुन नहीं सक रहा तो हमारे हाव भाव देख कर बच्चा समझने की कोशिश करे। अपनी बातें बच्चे को इशारे से समझाएं, अन्य बच्चों को उसकी मदद करने के लिए बोलें। एक दृष्टि दोष वाला अगर बच्चा है तो उसके सामाजिक व भावात्मक विकास के लिए क्या कर सकते हैं। दृष्टि दोष वाले बच्चे को समाज में कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इनके जो सामाजिक व भावात्मक विकास के लिए हमने निम्न प्रयास कर सकते हैं। अगर बच्चे के पालनकर्ता स्नेहपूर्ण, प्रोत्साहनपूर्ण व सहायक होंगे, ऐसा वातावरण देंगे तो बच्चा क्या आश्वस्त होगा और दूसरों के साथ भी स्नेहपूर्ण संबंध बना सकेगा। बच्चों की कमी के कारण उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको सकारात्मक अनुभव देने चाहिए ताकि वह समाज में जो समाज के अन्य लोग हैं उनके साथ बच्चा सकारात्मक संबंध बना पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं हम बच्चे के सामाजिक भावात्मक विकास के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चे को दौरा पड़ रहा है, किसी बच्चे को केंद्र में दौरा पड़ रहा है तो केंद्र में जो अध्यापक है वो क्या करेगा। जब बच्चे को दौरा पड़े तो बच्चे को दौरे के दौरान हिलाया रोका या पकड़ा नहीं जाना चाहिए। बच्चा जमीन पर गिर सकता है, इसलिए जो आसपास की जगह है वहाँ का फर्नीचर हटा देना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो बच्चे को चोट लग जाए ना बच्चा गिरने पे, तो वो चीज़ें हटा देनी चाहिए। बच्चे को दौरा पड़ने से पहले अजीब सी अनुभूति होती है, तो उसके बारे में बच्चे को ना हमें समझा देना चाहिए कि ऐसी अनुभूति हो तो पहले ही बता दो हमें, ताकि हम क्या तुम्हें इतनी प्रॉब्लम ना आए, हम क्या अलर्ट हो जाए, आप बच्चा भी अलर्ट हो जाए और शिक्षक भी अलर्ट हो जाए। तो बच्चे को बता दे कि ऐसा महसूस होने पे तुरंत हमें सूचना दे ताकि हम आसपास किसी को बता सके या फिर किसी को बता दे, ताकि बचाव के लिए सुरक्षित चीज़ का सहारा लेकर बैठ जाए बच्चा। जब दौरा पड़े बच्चे को तो दौरे के दौरान बच्चे का सिर अपने हाथ में ले ले ताकि सिर में गहरी चोट ना लगे। सिर पकड़े परंतु हिलने डुलने से मत रोक, यानी कि सिर, हम बच्चों का सिर पकड़ लिया तो जैसे अब दौरे में हिल रहा है तो हम टाइट नहीं पकड़ना सिर को, उससे समस्या हो सकती है। बस उसको हमें सेफ रखना है, सिर को ऐसे हिल रहा है तो हम अपने हाथ को इधर उधर हिलाते रहें बच्चे की, जो बच्चा हिलता है बच्चे की क्रिया के अनुसार, बल्कि क्या करें सिर के हिलने डुलने की गति के साथ स्वयं भी हिलना है।
बस नुकसान नहीं होने देना है बच्चे को, सिर का, कि चोट नहीं लगनी चाहिए, सिर को छोड़ना नहीं है। संभव हो तो बच्चे का सिर एक तरफ मोड़ दे ताकि बच्चे के मुंह से जैसे थूक निकल रहा हो ना, एक साइड निकल जाए ना। नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, बच्चे के गले में थूक फंस सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जीभ भी गले में जा सकती है, इससे बच्चे की दम घुट सकता है, दम घुटने की संभावना इससे कम हो जाएगी। झटके कम हो जाएं तो बच्चे को करवट के बल लिटा दे ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। बच्चा दांतों से अपनी जीभ ना काटे, इसके लिए कोई मुलायम सा कपड़ा या रुमाल लेके उसको फोल्ड करके तह बना ले और बच्चे के जबड़ों के बीच में डाल दें। कसे हुए कपड़े को थोड़ा सा ढीला कर दें। होश में आने के बाद भी बच्चे को थोड़ी देर क्या लेटा रहने दें और खुद उसके पास बैठ जाएं। बच्चे से इसके बारे में बात करें, शायद अगर उसे याद ना रहे कि दौरा पड़ा था तो क्या हुआ, तो हम पूछें बच्चे से। अगर उसे याद ना आए तो हम उसके साथ जबरदस्ती ना करें बताने के लिए, बच्चे को छोड़ दें उसी हाल में। माता पिता को इस विषय में बताएं, व अगर उन्होंने डॉक्टर बुलाने को नहीं कहा तो डॉक्टर ना बुलाएं। अन्य बच्चों को इसके बारे में समझाएं ताकि जब बच्चे को समस्या हो तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी सहायता करें, उसकी देखभाल में। खुद शांत रहें, अधीर ना हो और घबराएं भी नहीं, क्योंकि जब हम खुद ही अगर घबरा जाएंगे तो बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। एक अन्य समस्या डर व दुर्भीति, ये हो गया फियर एंड फोबिया। तो ये अगर बच्चे में है तो उससे आप कैसे निपटेंगे। डर व भय अधिकतर शैशवावस्था के बच्चों में अधिक दिखाई देता है। इसमें बच्चों में ऐसी संवेगात्मक स्थिति हो जाती है जिसमें बच्चा खतरनाक वस्तु या घटना के प्रति प्रतिक्रिया करने लग जाता है। बच्चे को अंधेरे व अजनबी लोगों से डर लगने लगता है, अनजान जगह, जानवर, तेज आवाज, इन सबसे डर लगता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो ये डर या फोबिया होता है ना, खत्म हो जाता है। इन डर से निपटने के लिए हम बच्चा इस डर से निपटे उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। जिस वस्तु की वजह से बच्चे को डर लग रहा है उस वस्तु को ही वहां से हटा दें या बच्चे को थोड़ा दूर ले जाएं। इसके बाद बच्चे से बात करें कि उसे डर लग रहा है, ठीक है, बट किस वजह से डर लग रहा है, उस चीज से डर क्यों लगता है, वह कैसा महसूस करता है। इससे बच्चे का तनाव कम होगा जब बच्चे से हम उस बारे में बात करेंगे। तो यदि बच्चे का मन ना हो तो इस बारे में बात करने का, तो हम उसके जबरदस्ती ना करें बच्चे से। बच्चे को प्यार से समझाएं, हो सकता है शायद क्या प्यार से समझाने पे बच्चे को उस चीज का डर निकल जाए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे डर कम हो जाता है, इसलिए हमें भी क्या निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, अति सक्रिय बच्चा, यानी कि ऐसा बच्चा जो एक काम पूरा नहीं करता दूसरा काम शुरू कर देता। तो ऐसे बच्चे की भी ये भी क्या एक समस्या है व्यवहार संबंधी। ऐसे बच्चों से कैसे निपटें। ऐसे बच्चों के द्वारा कोई भी कार्य बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर दिया जाता है, क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं इनमें अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए वे किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। इसका उपचार औषधियों से संभव है, परंतु इसके लिए उपचार के साथ साथ माता पिता व कार्यकर्ता को बच्चे के साथ कुछ प्रयास करने होते हैं। क्या प्रयास कर सकते हैं। बच्चे को कोई भी कार्य करवाएं तो उसे स्पष्ट निर्देश दे दें कि काम करना है तो इस तरह से करना है, यानी उसको सरल भाषा में, वो सरल व स्पष्ट भाषा में निर्देश समझा दें। अगर बच्चा कोई काम करे तो उस समय उसके पास रहें, उस टाइम क्रम के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए उसे निर्देश देते रहें कि अच्छा ऐसे करो, नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो उसे क्रम बताते रहें ऐसे करना है। बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत करें। शुरू में बच्चे को टॉफी दे सकते हैं, उसके बाद पुरस्कार के रूप में बच्चे की सिर्फ प्रशंसा ही करनी है। ऐसा नहीं टॉफी चॉकलेट की आदत नहीं बनानी है, बस उसको प्रशंसा भी कर देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चे को सबके सामने अधिक दंड ना दें, कुछ देर दीवार की ओर मुंह करके बिठा दें, उसके बाद उसे प्यार से समझाएं कि मैंने आपको दंड इस वजह से दिया था, यानी दंड का कारण समझाएंगे। उसे सब बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं करेंगे। बच्चे के व्यवहार के प्रति अपने व्यवहार में भी समरूपता लाएंगे, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को बोल दिया, कभी बोल दिया कि कोई बात नहीं ठीक है, जो व्यवहार करेगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर दूसरे दिन वही व्यवहार करेगा तो हम डांटेंगे, फिर तीसरे दिन वही व्यवहार पे हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। तो इससे भी बच्चे को क्या ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बच्चा फिर कहना मानता नहीं है। तो हमें अपने व्यवहार में समरूपता लानी है, यानी कि दृढ़ शब्दों में उसे बता देना है कि ऐसा करना है और ये करना है तो किस लिए करना है, नहीं करना तो किस लिए नहीं करना। तो ये कुछ व्यवहार संबंधी समस्याएं थी जिनके बारे में शिक्षक या फिर जो पालन करता है प्रयास कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।